हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज हम बात करने वाले हैं एरिस्टोटल के बारे में और एरिस्टोटल पे ये पार्ट 1 है हमारे लेक्चर का। ये हमारे तीसरे पॉलिटिकल थिंकर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि क्यों हम इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे, कहाँ से थे, क्या इनके मेथड्स थे, अप्रोचेस थे। तो इस चैप्टर में हम इनका बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल के बारे में बात करने से पहले हमने सोक्रेटिस के बारे में और प्लेटो के बारे में बात किया था। सोक्रेटिस को हम फादर ऑफ एथिक्स कहते हैं और हमने देखा कि किस तरीके से सोक्रेटिस डायलेक्टिक्स का यूज करते हैं अपने व्यूज, ओपिनियंस या थॉट को पुट फॉरवर्ड करने के लिए। डायलेक्टिक्स का मतलब होता है डायलॉग, डिबेट या डिस्कशन। हमने देखा था थियरी ऑफ जस्टिस में किस तरीके से प्लेटो ने सोक्रेटिस को अपना प्रोटैगनिस्ट, अपना मेन कैरेक्टर बनाया और उन्होंने अलग अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ डिबेट किया, इंडिविजुअल्स के साथ डिबेट किया और फिर वो कंक्लूजन पे आते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज जस्टिस। तो इसे हम कहते हैं डायलेक्टिक्स। सिमिलरली प्लेटो को हम फादर ऑफ आइडियलिज्म कहते हैं और फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं क्योंकि प्लेटो की जो सारी फिलोसफीज और थियोरीज हैं इट रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। वो हमें बार बार बताते हैं कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, फिलोसोफर किंग कैसा होना चाहिए, लोगों के फंक्शंस कैसे होने चाहिए, उनका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। सो मेनली ये जब हम प्रैक्टिकल और मटेरियल थिंग को छोड़ के हम विजन, आइडियाज, वैल्यूज, मॉरल्स या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए पे फोकस करते हैं तो उसे हम आइडियलिज्म कहते हैं। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल इज समवेयर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। एरिस्टोटल इज द मैन जिसने साइंटिफिक टेक्निक्स और मेथड्स इंट्रोड्यूस किया इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पूरी तरीके से तो वो भी फिलोसफी से दूर नहीं थे। कई सारे थियरीज में हमें उनके भी देखने को मिलेगा कि वो वैल्यूज और एथिक्स को इन्वॉल्व करें, बट मोस्टली इन्होंने एम्फेसिस किया कि हमें लॉजिक पे फोकस करना चाहिए, फैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पे फोकस करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स पे फोकस करना चाहिए, लाइक कंपैरिजन एंड ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में हम धीरे धीरे और समझेंगे। लेकिन इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और इसका इन्होंने बेंचमार्क सेट किया जब इन्होंने 158 स्टेट्स या कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरेटिव स्टडी की। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये हमें एक साइंटिफिक मेथड का एप्लीकेशन देखने को मिलता है किसी भी थियरी में। एरिस्टोटल का जन्म 384 बीसीई में एथेंस में होता है और इनकी डेथ 322 बीसीई में होती है। जैसे कि प्लेटो ने अपनी एकेडमी स्टैब्लिश की थी, उसी तरीके से एरिस्टोटल ने भी अपनी एक एकेडमी और लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जिसका नाम उन्होंने रखा लीसियम। जैसे सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, उसी तरीके से प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। तो मेनली एरिस्टोटल एथेंस में ही रहते थे, पर जब एरिस्टोटल के स्टूडेंट एलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हो जाती है तो एरिस्टोटल एथेंस से मूव कर जाते हैं चेल्सिस और उसका एक्सप्लेनेशन वो देते हैं कि दिस वाज टू प्रिवेंट एथेनियंस फ्रॉम कमिटिंग अ सेकंड क्राइम अगेंस्ट फिलॉसफी। जैसा कि आपको याद होगा कि सोक्रेटिस को सोफिस्ट लोगों ने हैमलॉक नाम का पॉइजन दे दिया था और उसके बाद प्लेटो भी एथेंस छोड़ के मूव कर गए थे। उसी तरीके से इनको लगा कि जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई तो कहीं ये चीज इनके साथ रिपीट न कर दी जाए, इसीलिए एरिस्टोटल चेल्सिस मूव कर जाते हैं। 17 ईयर्स की एज में ये प्लेटो से मिलते हैं और काफी सारा ज्ञान इनको प्राप्त होता है प्लेटो की अकेडमी से। और बाद में चल के एरिस्टोटल खुद काफी सारे डिसिप्लिन पे काम करते हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी और साथ में पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए इन्हें पॉलिटिकल साइंस का फादर तो माना ही जाता है, साथ में बायोलॉजी का भी फादर माना जाता है। इसीलिए कई बार इनकी थियरीज और थॉट को समझने के लिए हमें बायोलॉजी में इन्होंने जो पैरेलल थियरीज दी हैं उसका हेल्प लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बेटर कंप्रीहेंड द थियरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक प्रैग्मेटिक थिंकर है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है डायनामिक या प्रैक्टिकल, ठीक है। जहां हमको प्लेटो की राइटिंग्स में फिलॉसफी डोमिनेंट देखने को मिल रही है, साइंटिफिक एनालिसिस नहीं है, ये आइडियलिस्ट है, वहीं प्लेटो जो है वो प्रैक्टिकल है। प्लेटो का मानना है कि एनिमल से जो एक चीज ह्यूमंस को अलग करती है वो है, ह्यूमंस को जो अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है, वो है रीजन, ठीक है। और हर चीज में रीजन का यूज होना चाहिए। रीजन का मतलब होता है लॉजिक एंड दिस लॉजिक शुड बी प्रूव्ड बाय फैक्ट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकलिटी जो कोई ला रहा है पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में वो है एरिस्टोटल। साथ ही साथ ये गोल्डन मीन पे फोकस करते हैं, मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स। कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए बल्कि हर चीज का कोई मिडिल ग्राउंड होना चाहिए, मिडिल पाथ होना चाहिए। सो
बेसिकली हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल काफी हद तक एक प्रैक्टिकल थिंकर थे इन कंपैरिजन टू सोक्रेटिस एंड प्लेटो। एरिस्टोटल ने टाइम एंड अगेन अपने मैग्नम ओपस यानी बेस्ट वर्क पॉलिटिक्स में और अपने दूसरे टेक्स्ट में भी लिखा द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रूवन फैक्ट्स, ठीक है, जो फैक्ट्स या थियरीज जिनको प्रूव कर दिया गया हो, मतलब फैक्ट तो अपने में होता है जो कि प्रूव्ड हो, उस पे बेस्ड होता है साइंस। अब साइंस में कुछ मेथड्स का यूज किया जाता है टू प्रूव समथिंग। जैसे कोई थियरी है तो उसको प्रूव करने के लिए या तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तब जाके उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो साइंस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रूफ्स, एविडेंसेस। कोई भी चीज मिथ नहीं होती है मन से, या कोई आइडियल थिंकिंग वहां नहीं होती है। तो सेम प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया एरिस्टोटल ने इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स और इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, और इसीलिए हम इसको कहने लगे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब जो मेथड्स इन्होंने अप्लाई किए साइंस के पॉलिटिकल साइंस में, वो थे बेसिकली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने किया है ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स, ठीक है। ये दो चीजें हैं जिसपे सबसे ज्यादा बात की है एरिस्टोटल ने। ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल मतलब होता है साइंटिफिक एविडेंसेस, मतलब आप जो भी कुछ बोल रहे हो उसका कुछ प्रूव होना चाहिए, उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। सो दिस इज एम्पेरिकल एविडेंसेस, या एम्पेरिकल को भी बोलते हैं साइंटिफिक एविडेंसेस, ठीक है। एरिस्टोटल मानते हैं कि किसी भी चीज को हमें स्टडी करना चाहिए तो उसके साथ उससे रिलेटेड फैक्ट्स को स्टडी करना चाहिए, फिर उन फैक्ट्स को एनालाइज करना चाहिए, मतलब क्रिटिकली थिंक करना चाहिए कि क्या ये फैक्ट सही है। जैसे अगर कोई कह दे कि इंडिया इज अ 100% हिंदू कंट्री, तो आपको इसको फैक्ट्स को, ये जो फैक्ट बोला जा रहा है कि 100% हिंदू कंट्री, तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। या कोई बोले इंडिया या पाकिस्तान इज अ 100% मुस्लिम कंट्री, तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। आप सिर्फ ब्लाइंडली फैक्ट को ओबे नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, इसका कोई एनालिसिस भी होना चाहिए, इसका कोई प्रूफ होना चाहिए, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देन इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। लाइक इफ यू आर कंपेयरिंग अ गवर्नमेंट, तो आपको पहले गवर्नमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ के उसको फैक्ट्स द्वारा प्रूव करना पड़ेगा, फिर फैक्ट्स को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। देन आपको उस गवर्नमेंट को दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट से भी कंपेयर करके स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके वो एक पॉलिटिकल साइंस की थियरी बनेगी, और तब जाके वो एक साइंटिफिक थियरी बनेगी, और फिर आपको अपना फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। एरिस्टोटल ने प्लेटो की तरह वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ मैटर में कोई डिफरेंस नहीं समझा। जैसे कि आपको याद होगा प्लेटो बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड तो क्या है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, वहां हम परफेक्ट होते हैं, वहां की मेमोरी को हम याद करके फिर हम मतलब वर्ल्ड ऑफ मैटर में आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, और फिर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। देन हमारे अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से हम एक्ट अपॉन करते हैं। ये थी प्लेटो की थियरी ऑफ सोल। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और इससे आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस था बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और फॉर्म्स एंड वर्ल्ड ऑफ मैटर। ये आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड है मेनली, जिसको प्लेटो परफेक्ट वर्ल्ड मानते हैं, और वर्ल्ड ऑफ मैटर मतलब जो आपका कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट या फिजिकल या मटीरियल या नेचुरल वर्ल्ड है, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं। तो इसमें एरिस्टोटल कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं मानते हैं, जैसा कि हमें प्लेटो के टाइम पे देखने को मिला था। बात कर लेते हैं एरिस्टोटल के टीलियोलॉजिकल मेथड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज इन्होंने किया है अपने साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए भी, जैसे बायोलॉजी और फिजिक्स, और वहीं से एनालॉजी लेके हम इसको कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो टीलियोलॉजिकल मेथड ये कहता है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो भी चीज इस दुनिया में है उसका कोई एंड है, गोल है, पर्पस है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, और इसी को हम कहेंगे टिलॉस। मतलब हर चीज जो इस दुनिया में आई है वो किसी न किसी इंटेंशन से आई है, उसका कोई ना कोई पर्पस है जो उसको अचीव करना है। और एरिस्टोटल कहते हैं कि किसी चीज के जन्म लेने से ज्यादा जो कॉमन है, जो नेचुरल है, जो सर्टेन है, वो है उसकी डेथ। मतलब किसी चीज का जन्म होना उतना कंफर्म नहीं है, उतना हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, जितना हम कह सकते हैं कि उस आदमी का अंत होगा, एंड होगा, उसकी डेथ होगी। चाहे कोई पेड़ उगे ना उगे, लेकिन आप ये बात तो बता सकते हैं ना कि अगर कोई पेड़ है, वो उग चुका है, बड़ा हो चुका है, तो किसी दिन सूखेगा भी। इंसान है, पैदा हुआ है, पैदा होने की गारंटी कोई नहीं दे सकता है, या वो कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता, लेकिन आप बता सकते हैं कि कोई इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसकी डेथ भी जरूर होगी। तो हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसको वो एक्सप्लेन करते हैं एक ओक ट्री के मदद से। जैसे वो कहते हैं कि एक एकॉर्न, मतलब ओक ट्री का जो बीज होता है उसे एकॉर्न कहते हैं। तो अगर एकॉर्न को हमने बोया है तो उसका एंड है कि उसको ओक प्लांट बनना है, उसे ओक देना है, ठीक है। तो
जैसे ये डिटरमाइंड है वैसे ही सबके रोल सबके एंड डिटरमाइंड है। जैसे उनका कहना है कि सबसे पहले हमारे लिए आती है फैमिली, ठीक है, फैमिली आती है, उसके बाद आता है आपका विलेज, और फिर आता है स्टेट। तो उनका कहना है कि फैमिली का एंड ही जो है, जो उसका टिलॉस ही है, वो है स्टेट बनना। मतलब अगर एक फैमिली स्टेट नहीं बन पाई तो वो अपने एंड तक नहीं पहुंच पाए। वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स का जो अल्टीमेट गोल है, जो अल्टीमेट एम है, वो है हार्मनी प्राप्त करना, मतलब हैप्पीनेस और एक हार्मोनियस और वर्चुअस लाइफ लीड करना। ठीक है, इसको वो एक्सप्लेन करते हैं। जो ये बात उन्होंने अप्लाई की, जैसे ये नेचुरलिज्म था जब ये बात कर रहे थे साइंस के फील्ड में, लेकिन जब हम इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो हम इसको कहेंगे पॉलिटिकल नेचुरलिज्म। मतलब नेचुरल है किसी चीज का अपने एंड तक पहुंचना, किसी चीज के बिगिनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका एंड है। एरिस्टोटल कहते हैं नेचर ऑपरेट्स फॉर द सेक ऑफ एन एंड एंड दिस इज गुड। वो इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ जो कि एरिस्टोटल नहीं दिया। वो कहते हैं कि अगर कोई जानवर है, वो बहुत सो रहा है, तो वो उसका मीन्स है अपने एंड तक पहुंचने का। मतलब ज्यादा जो एनिमल मूव नहीं कर पाते हैं, ज्यादा जिनको रेस्ट लगता है, तो वो एक तरीके से आराम करते हैं क्योंकि वो उनका साध्य है अपने अंत तक पहुंचने का। अगर वो बहुत ज्यादा चलेंगे तो क्या होंगे, समय से पहले मर जाएंगे। जैसे अगर कोई पोलर बियर है, उसे ठंडी जगह में रहने की आदत है, तो वो क्या करता है, वो हाइबरनेशन में चला जाता है जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। तो ये क्या है, ये इसका मीन्स है अपने एंड तक पहुंचने के लिए। तो मीन्स जो है वो कभी भी खराब नहीं होता। अब कोई और सोचेगा तो बोलेगा अरे वो 6 महीने सो रहा है, वो किस काम का है वो पोलर बियर। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि उसका सोना ही उसका मीन्स है अपने एंड तक पहुंचने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से वो कहते हैं कि हर चीज का एक एंड होता है, हर एक पोटेंशियल को एक्चुअल बनना होता है, और उसको फॉलो करने के लिए जो चीजें, जो स्ट्रैटेजीज वो अपना रहा है, वो उसकी मीन्स है, और मीन्स कभी भी गलत नहीं होती हैं। इस लाइन से एरिस्टोटल का यही कहने का मतलब है। और वो यही कहते हैं कि फैमिली का इसी तरीके से एंड या टिलॉस क्या है, स्टेट बनना। एरिस्टोटल और प्लेटो की राइटिंग से जो दो इंपॉर्टेंट मेथड और हमें सामने आते हुए दिखते हैं, वो है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड या अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज को देखने का तरीका, आप किस ग्लास या किस लेंस के थ्रू किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या आपका विजन है या किस माइंडसेट के साथ आप किसी चीज को देख रहे हैं, उसे हम कहते हैं अप्रोच। ठीक है, तो इंडक्टिव अप्रोच कहता है कि आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, फिर उससे रिलेटेड आपको एम्पेरिकल मेथड्स यानी ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करके आपको फैक्ट्स इकट्ठा करना चाहिए, देन फैक्ट्स को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, देन आपको कंपेयर करना चाहिए, एंड देन यू शुड अराइव एट अ कंक्लूजन। ये कहता है इंडक्टिव अप्रोच, जो कि हमें फॉलो करते हुए दिखते हैं एरिस्टोटल। वो किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, देन वो अपना फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये एक तरीके से मेथड है जिसमें कि आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले आपने क्या किया कि एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी किया पूरा बढ़िया से, आपने उसके सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए, ऑब्जर्वेशन किए, साइंटिफिक अप्रोच यूज किया, देन आप एक हाइपोथेसिस और एक थियरी की तरफ बढ़ते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो डिडक्टिव अप्रोच है वो कहता है कि पहले आप एक थियरी या हाइपोथेसिस बनाएंगे, आपके मन में कोई विचार आना चाहिए, जैसे कि प्लेटो के मन में आया था कि एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए, फिर आप उससे रिलेटेड एविडेंसेस और एविडेंस क्या, आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स रखेंगे कि क्यों ये चीज होनी चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले जनरलाइजेशन कर लिया जाता है, एक व्यू बना लिया जाता है, देन उसके बारे में कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें हम मूव करते हैं टुवर्ड्स जनरल टू पर्टिकुलर। तो आपको याद रखना है कि इंडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं एरिस्टोटल और डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं प्लेटो। ये एरिस्टोटल के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, इनका नाम आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का नाम मेंशन किया है, और भी टेक्स्ट हैं, आप उसे गूगल करके सर्च कर सकते हैं। फिलहाल की आप इन सारे को अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे हम बात करेंगे अलग अलग थियरीज गिवन बाय एरिस्टोटल। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।